देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले भी जो वीडियो है उसमें भी ट्रांसफार्मर के बारे में बताए हैं। लेकिन देखिए एक नए सिरे से शॉर्टकट एकदम आसान तरीके से इसमें आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार के क्या होता है, स्थिर डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या करता है एसी वोल्टेज को स्टेप अप से स्टेप डाउन का काम करता है, ठीक है। हम जैसे किसी वोल्टेज को दिए, हाई वोल्टेज दिए, जैसे यहाँ क्या है 35 kV दे दिए, ठीक है। तो वहाँ यहाँ क्या मिलेगा, यदि स्टेप डाउन है तो कैसा ट्रांसफार्मर है, उसमें कैसी बाइंडिंग की गई है, ठीक है। तो ये हम सब स्टेशन जैसे 132 kV सप्लाई आई, तो उसको क्या हुआ है, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके 133 में कन्वर्ट किया गया। फिर 33 से कन्वर्ट करके क्या करेगा, 240 वोल्ट जो हम घरों में सप्लाई यूज करते हैं, तीनों फेज मिला के क्या होता है 440 वोल्ट होता है, ठीक है। ये केवी में होता है सारा, 132 kV होता है। 1 kV बराबर कितना होता है, 1000 वोल्ट होता है। देखिए अब ये जो है, ये जिधर से हम सप्लाई क्या करते हैं देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। जिधर से हम सप्लाई आउटपुट लेते हैं उसे क्या करते हैं द्वितीय बाइंडिंग कहते हैं या द्वितीय सप्लाई कहते हैं, ठीक है। इधर का वोल्टेज को क्या कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज, इधर के वोल्टेज को क्या कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। ये ऐसे ही ट्रांसफार्मर का फिगर आगे देखें। अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहले भी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्थिर डिवाइस है जो क्या करता है वोल्टेज को स्टेप अप से स्टेप डाउन तथा स्टेप डाउन से स्टेप अप का काम करता है। देखिए यह एक स्थिर एक यह डिवाइस है, इसमें घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। यह क्या होता है हमेशा एसी पर काम करता है, डीसी पे नहीं। डीसी पे क्योंकि डायरेक्ट करंट की जो है ऐसे होता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। एसी करंट को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, इसमें क्या चेंज होता रहता है, जिसके कारण से क्या होता है यदि हम डीसी सप्लाई पर ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, जिसके कारण से क्या होगा प्राइमरी बाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर में कभी भी डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। इसका मुख्य कार्य आगे देखिए, इसका मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी एक और काम करता है, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को कंस्टेंट रखता है। जैसे अमेरिका की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ बराबर, भारत की फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज है। अमेरिका की कितनी है, अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज है, जापान की क्या है 60 हर्ट्ज है। ये फ्रीक्वेंसी हमेशा स्थिर रखता है, ठीक है, पावर और फ्रीक्वेंसी को इनपुट आउटपुट समान रखता है। अगला देखो, जैसे इनपुट हम दिए, उसके बाद क्या क्या स्टेप अप डाउन स्टेप अप करके जैसा होगा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप करने वाला है तो वोल्टेज को बढ़ा के देगा, स्टेप डाउन करने वाला है तो क्या करेगा वोल्टेज को कम करके देगा। तो ऐसे ही फिगर द्वारा बनाया, यहाँ से हम क्या दिए सप्लाई दिए, वी आउटपुट दिएगा। तो ये इसको क्या कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, ये प्राइमरी करंट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दर्शाया गया कि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है, जहाँ जितना यहाँ फ्रीक्वेंसी है उतना ही आपका मान यहाँ यहाँ V1 V2 यानी चेंज होकर वोल्टेज बदलता है, घटता बढ़ता है, ठीक है। आगे देखें ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है कैसे कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, जब प्राइमरी कॉइल में एसी करंट बहता है तो कोर में एक बदलता हुआ फ्लक्स बनता है। क्या करता है जब हम किसी भी, फैराडे का नियम क्या है, जब प्राइमरी कॉइल में एसी करंट बहता है तो कोर में एक बदलता हुआ फ्लक्स बनता है, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। देखिए प्राइमरी करंट को किससे दर्शाया गया, आईपी से दर्शाते हैं या आई1 से भी दर्शाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं, हाई से दर्शाते हैं। लिंक सेकेंडरी कॉइल को कैसे या ईएमएफ को कैसे दर्शाते हैं, ईएस से। यहाँ फ्लक्स को दर्शाया गया है, ठीक है। आगे देखिए संरचना, ट्रांसफार्मर का कैसे संरचना होता है। इसमें क्या क्या होता है, चुंबकीय कोर होता है, मैग्नेटिक कोर, ये किसका बना होता है सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों से बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यूएडी करंट लॉसेस कम हो। ये आप लोग देखे होंगे जैसे स्टेपलाइजर होता है ना, उसमें पत्तियां लगी होती है LEIO, ठीक है। इसको पत्तियों को क्या है जोड़ के और क्या करते हैं एक ही पर स्टेप अप वो उसमें स्टेबलाइजर होता है ना, स्टेबलाइजर में देखिए एक ही कोर पे क्या होती है सेकेंडरी और प्राइमरी बाइंडिंग दोनों होती है।
उसको क्या कहते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। ये देखिए, इसमें देखिए, चुंबकीय कोर ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियां बनती होती है, और सिलिकॉन पतली पतली होती है। क्यों पतली बनाई जाती है? क्योंकि एडी करंट लॉसेस कम हो, ठीक है, विद्युत का लॉसेस कम हो। हमेशा ये देखा जाता है कि कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें कम से कम लॉसेज हो, ठीक है, लॉस हो। अब देखिए, बाइंडिंग कॉपर अच्छे चालक की इसमें बाइंडिंग की जाती है। इनपुट और सेकेंडरी दोनों में बाइंडिंग की जाती है आपस में विद्युत रूप से। इलेक्ट्रिक क्या होता है? आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। पूछ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग एक दूसरे से क्या हो, कैसे अलग होती है? इलेक्ट्रिक इंसुलेटेड होती है, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर के बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? कोर टाइप या सेल टाइप, दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, कोर टाइप का ये फिगर पर दर्शाया गया है, ये हो गया। ये क्या हो गया? ये सेल टाइप का हो गया। अब इसमें देखिए, बाइंडिंग कोर के दोनों तरफ होती है। इसमें क्या है? बाइंडिंग दोनों तरफ है। इसमें दो लिम्ब होते हैं, ठीक है। लिम्ब देख रहे हैं, एक ये लिम्ब हो गया, एक ये लिम्ब हो गया। इसको मरम्मत करने में आसान होता है, ठीक है। इसमें देखिए, कोर बाइंडिंग के बीच में घेरा होता है। इसमें तीन लिम्ब होता है, एक दो और तीन, ठीक है। मरम्मत थोड़ी मुश्किल होती है, आंतरिक सुरक्षा अधिक होती है। अगला देखिए, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, पहले भी बता चुके हैं। स्टेप अप, स्टेप अप का काम क्या है? जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा के आउटपुट दे, यानी कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तन करके आउटपुट दे, उसे क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और देखिए, स्टेप डाउन क्या होता है? जो अधिक वोल्टेज को ऐसा ट्रांसफार्मर, कोई पूछ दिया कि स्टेप डाउन किसे कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये क्या बताएंगे आप? कहेंगे स्टेप डाउन ऐसा ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करके आउटपुट दे, वो क्या करते कहते हैं? स्टेप डाउन। यानी वोल्टेज को घटा के दिया, ठीक है। अब जैसे एन वन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी टर्न। इसमें क्या होता है? जैसे पूछ दिया कि एन वन में टर्न जैसे स्टेप, यहाँ देखिए, स्टेप अप है, तो स्टेप में अप में पूछ दिया कि सेकेंडरी में टर्न रेशियो अधिक रखते हैं कि प्राइमरी में। तो टर्न रेशियो, टर्न की मतलब बाइंडिंग के टर्नों की संख्या क्या रहते हैं? एन टू में, एन टू में बाइंडिंग टर्नों की संख्या अधिक है तो क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। यदि एन वन में टर्नों की संख्या है तो अधिक है तो क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। अगला देखिए, इसका यूज क्या करते हैं? पावर स्टेशन में करते हैं, ठीक है। इसका यूज मोबाइल चार्जर घर की सप्लाई में करते हैं। अब देखिए, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण, ट्रांसफार्मर में जैसे दे दिया, टर्न दे दिया, फ्लक्स दे दिया, मैक्सिमम फ्लक्स दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, कह दिया कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ बताइए। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ क्या होता है? 4.44 गुणे एफ इंटू एन इंटू 5 मैक्सिमम, कितने फ्लक्स। ई बराबर क्या है? ई बराबर प्रेरित वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ। इस ये आरएमएस में होना चाहिए। एफ बराबर क्या? फ्रीक्वेंसी। एन बराबर क्या होता है? फेरों की संख्या। एफ बराबर क्या? फ्लक्स, अधिकतम फ्लक्स। आई एम बराबर क्या? बी एम एक्स इंटू ए। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मेशन अनुपात, यानी ट्रांसफार्मेशन रेशियो। ये बराबर ये पूछता है हमेशा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में इसी पर अधिकांश सवाल देता है हल करने के लिए। जैसे वोल्टेज दे दिया, प्राइमरी दे देगा या सेकेंडरी दे देगा, ये दे देगा। दो राशियां, तीन राशियां दे देगा, एक राशियां पूछेगा चार पे। इस पे ये एन टू एन वन पूछ सकता है। तो ये सूत्र जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, वी टू बाई वी वन इजकल टू ई टू बाई ई वन इजकल टू एन टू बाई एन वन। अब देखिए, ये बराबर इसमें क्या होता है? ये भी उस ये बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? आई वन बट्टा में आई टू। यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो एक से बड़ा ट्रांसफार्मेशन रेशियो का मान हमेशा क्या होगा? एक से बड़ा होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछ दिया कि यदि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो ट्रांसफार्मेशन रेशियो का मान एक से कम होगा या ज्यादा होगा? क्या होगा? यदि स्टेप अप है तो एक से अधिक होगा। यदि स्टेप डाउन है तो ट्रांसफार्मेशन रेशियो का मान क्या होगा?
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान क्या ऊपर देखे थे, कितना था, V2/V1 इजकल टू N2/N1, ठीक है, इजकल टू I1/I2, ठीक है, वही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र था, K इजकल टू क्या होता है, I1/I2, ठीक है। देखिए यदि स्टेप डाउन है तो ट्रांसफार्मर रेशियो का मान क्या होगा, एक से कम होगा। अगला देखिए, आदर्श बनाम आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, जिसमें कोई लॉसेस ना हो, उसे ही आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ लॉसेस ना हो, ठीक है। हाँ, ये काल्पनिक नाम पे कह देते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर ये हो है, लेकिन वास्तविक रूप से कोई नहीं है, ठीक है। देखिए, रेजिस्टेंस का मान जिसमें जीरो है, बाइंडिंग में कोई प्रतिरोध नहीं है, ऐसा संभव है नहीं, कोई लॉसेस नहीं है, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस नहीं है, ऐसा संभव है नहीं। रियल ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है, रियल में ये होता है, ठीक है, बाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है, फ्लक्स लीकेज होता है, थोड़ा फ्लक्स हवा में बेकार चली जाती है, ठीक है। अगला देखिए, कोर लॉसेस होते हैं, ठीक है। रियल में क्या होता है, रियल में हम विद्युत उसमें कोर लॉसेस होता है। अब देखिए, आइडियल माना गया, इफिशियंसी इसकी कितनी होती है, आइडियल में इफिशियंसी कितनी होती है, 100% होता है। रियल में तो लॉसेस होगा तो इफिशियंसी 100% होगा नहीं। देखिए, आइडियल में क्या होता है, परमिबिलिटी इन्फिनिटी होता है। ये देखिए, ये दे दिया है चित्र बना के, इसमें लीकेज फ्लक्स जो क्या है, लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या होता है, लॉसेस होता है। अब देखिए अगला देखिए, ट्रांसफार्मर में हानियां। हानियां क्या है, जैसे कोई चीज है, वस्तु ले लो, जैसे 4 रुपये में खरीदे, 2 रुपये में आप सेल कर दिए, तो क्या हुआ, 2 रुपये की हानि हुआ। उसी तरह हम जितना पावर देते हैं, जैसे 33 kb दे दिए, तो क्या हुआ, 33 kb स्टेप डाउन करके हमको जितना चाहिए उतना नहीं मिला, ठीक है। 240 वोल्ट हमें नहीं मिला, 230 ही मिला, 220 ही मिला, 200 मिला वोल्ट, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, लॉसेस कहते हैं, ठीक है। और उस लॉसेस कई चीजों पे निर्भर करती है, किस चीज पे निर्भर करती है, देखिए, कोर पे आयरन लॉसेस, लौ पे और कापर, ये दोनों पे निर्भर करती है। अब देखिए इसमें क्या, कंस्टेंट लॉसेस, ठीक है, इसको स्थिर हानियां भी कहते हैं। इसमें हिस्टेरिसिस कोर के बार बार चुंबकन के कारण ये होती है, ये वेरिएबल हानि भी लॉसेस कहते हैं, ठीक है। इसका निकालने के लिए I²R होता है, ये लोड पर निर्भर करता है, कापर हानियों के बारे में कह रहा है, ये लोड पर निर्भर करता है। एडी करंट लॉसेस कोर में भौर धारा हानि, धाराओं के कारण होती है, ठीक है। ये लौह हानियां किसके कारण होती है, एडी करंट लॉसेस, लौह हानियां किसके कारण होती है, एडी करंट लॉसेस के कारण। आयरन लॉसेस क्या होता है, लोड बदलने पर भी समान रहता है, ये क्या होता है, आयरन लॉसेस लोड बदलने पर समान रहता है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर गुणे 100। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए, आर ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जहाँ लॉसेस दिया हो तहाँ लगेगा, नहीं तो जैसे आउटपुट पावर दिया है, इनपुट पावर दिया है, गुणे 100 कर देंगे, क्या निकल जाएगा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब देखिए, यदि जिसमें लॉसेस दे दिया हो कि इतने वोल्ट का लॉस हो रहा है, तो क्या कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ठीक है, लॉसेस हो रहा है ना, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। अब देखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत अधिक होती है, कितनी ट्रांसफार्मर की दक्षता मानी गई है, 95 से 99%, ठीक है। कारण इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, इसलिए घर्षण हानि शून्य होती है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर कितना, 98% दक्षता मानी गई है। ऑल डे इफिशियंसी 24 घंटे के आधार पर मापा जाता है, कह दिया कि ट्रांसफार्मर की ऑल डे इफिशियंसी किसके आधार पर मापा जाता है, ट्रांसफार्मर की ऑल डे इफिशियंसी जो है 24 घंटे के आधार पर मापा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कूलिंग के तरीके। जैसे ट्रांसफार्मर में होता क्या है, इसमें बाइंडिंग होती है, कोरे होती हैं, तो हमेशा क्या होता है, सप्लाई देने पे गर्म होता है, ठीक है, तो उसको बाइंडिंग गर्म होती है, जी उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कूलिंग फैन का प्रयोग करते हैं, आयल का प्रयोग करते हैं, एयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कई तरह से हम कूलिंग करते हैं। इंसुलेशन को जलने से बचाने के लिए कूलिंग किस लिए किया जाता है, उसमें बाइंडिंग होती है, जिससे गर्म होकर क्या हो, इंसुलेशन जल ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, कूलिंग का प्रयोग करते हैं। आपको कितने प्रकार की कूलिंग होती है, पहला क्या है, एयर नेचर कूलिंग,
ये छोटे ट्रांसफार्मर के जैसे पूछ दिया कि एयर नेचर कूलिंग कितने कैसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं या कितने केवी के ट्रांसफार्मरों का प्रयोग करते हैं यूज करते हैं। क्या करते हैं छोटे ट्रांसफार्मर के लिए क्या करते हैं आयल कूलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक एयर कूलिंग एयर नेचर माने हवा से स्वयं कूलिंग होता है प्रकृति की हवा द्वारा। दूसरा देखिए आयल नेचर एयर नेचर। ये आयल नेचुरल एयर नेचुरल ठीक है। आयल मतलब कि तेल भी डालते हैं और हवा से भी ठंडा होता है। इसमें क्या होता है टैंक में तेल भरा जाता है। तेल गर्मी सोख कर रेडिएटर के जरिए हवा में छोड़ता है जिससे कारण क्या होता है ठंडा होता है बाइंडिंग जलती नहीं है ठीक है। फोर तीसरा क्या है ठंडा करने का ट्रांसफार्मर का तरीका फोर्स्ड कूलिंग कूलिंग। ये क्या होता है बड़े ट्रांसफार्मर के पंखे या पंप का उपयोग किया जाता है। अब जैसे 132 केवी पे चले जाएंगे आप ठीक है। 33 केवी पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होंगे वहां देखेंगे तो वहां क्या होता है ट्रांसफार्मर पंखे लगे होते हैं। वो सेटिंग होता है उसमें। जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है जिससे कारण वो चलने लगते हैं जिससे क्या होती है बाइंडिंग ठंडा होने लगती है। अगला देखिए ट्रांसफार्मर खराब होने के खराब क्यों होते हैं कारण क्या है। पहला कारण है इंसुलेशन फेल्यूर। सबसे आम कारण है गर्मी नमी या गंदगी के कारण बाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो जाना। ओवरलोड जिससे क्या होता है गर्मी के दिनों में लोग बहुत ज्यादा लोड देते हैं ठीक है। एसी चलाते हैं इसकी वजह से प्रभाव पड़ता है ठीक है। सारी चीजें उपकरण यूज करते हैं बड़े बड़े इसके कारण क्या होता है ओवरलोडिंग के कारण क्या होती है ज्यादा करंट का फ्लो होता है ठीक है। ओवर हीटिंग होता है ठीक है आई और आई इक्वल टू हीटिंग एच इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा हीटिंग उत्पन्न होगा जिसके कारण से क्या ओवरलोडिंग हो जाता है जिसका कारण क्या होता है बैंडिंग जल जाता है। लाइन सर्ज। लाइन सर्ज क्या होता है बिजली गिरना जैसे सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मरों के तो सुरक्षा के लिए क्या उसके बगल में लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। तो कभी कभार होता क्या है बिजली गिर गई अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है जिसके कारण से क्या होता है ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। आयल कंटीमेंशन तेल या नमी में क्या होता है पानी चला जाए कीचड़ चला जाए जिसके कारण से क्या होता है ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। अगला देखिए उपयोग अनुपयोग। अब ट्रांसफार्मर का उपयोग अनुपयोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं पावर ग्रिड में बिजली को दूर भेजने और बांटने के लिए क्या होता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेक्टिफायर एम्पलीफायर और पावर सप्लाई में भी करते हैं। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे ठीक है। हाउस सोल्ड जिसे वोल्टेज स्टेबलाइजर मोबाइल चार्जर छोटे छोटे क्या करते हैं वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं क्या करते हैं वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर हाई करंट के लिए प्रयोग करते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर सर्किट को सुरक्षा के लिए एक संबंधी एक रेशियो में प्रयोग करते हैं ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है ठीक है। देखिए ये शॉर्टकट जो है सूत्र यहाँ लिख दिया गया है ठीक है इसको ध्यान रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है ठीक है। इस पे सवाल आते हैं V2 इजकल टू V1 इजकल टू क्या होता है N2 बटा में N1 इजकल टू क्या होता है I1 बटा में I2। ई बराबर क्या होता है 4.4 चार चार Fn फाई एम। फाई एम का मतलब फ्लक्स मैक्सिमम को दर्शाया गया है ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर लेमिनेशन क्यों किया जाता है लेमिनेशन इसलिए किया जाता है एडी करंट को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के प्रयोग की जाती हैं ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए ब्रीदर को क्यों प्रयोग किया जाता है इसका काम ट्रांसफार्मर में क्या होता है नमी सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है। जब का पूछ दिया कि जैसे मैक्सिमम ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कब माना जाता है तो जब कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं अधिकतम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर का हो गया होता है ठीक है। किस कंडीशन में जब कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस दोनों बराबर हो तो क्या होगा ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी होगी। इसको ध्यान से पढ़िएगा ठीक है। बाकी यदि समझ में ना आया हो तो फिर कमेंट करिएगा।